नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। तमिलनाडु में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। एआईएडीएमके विधायक दल के नेता पलनीसामी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पलनीसामी ने 124 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ सुबह 11:30 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। राज्यपाल ने पलनीसामी को सरकार बनाने का न्योता दिया और विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। दोपहर को पनीर सेल्वम गुट के वी मैत्रेयन ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। Except OPS, that is 134 MLAs are with us. No, there is no faction at all. We are all united. राज्यपाल से न्योता मिलने के बाद पलनीसामी के समर्थकों ने पनीर सेल्वम के खिलाफ नारेबाजी की। पलनीसामी ने 1974 में एआईएडीएमके से राजनीतिक करियर शुरू किया। 1989 में सलेम जिले की हेडापट्टी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। 1989, 1991, 2011, 2016 में एडापड़ी से चुनाव जीता। शशिकला खेमे के करीबी पलनीसामी गोंडर समुदाय से आते हैं। 1987 में एमजीआर के देहांत के बाद जयललिता का समर्थन किया। जयललिता कैबिनेट में पलनीसामी लोक निर्माण और हाईवे मंत्री थे। इस बीच पनीर सेल्वम ने कहा कि अम्मा का सपना पूरा होने तक धर्म युद्ध जारी रहेगा। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में आज फिर पीएम मोदी और सीएम अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ। हरदोई की सभा में पीएम मोदी ने फिर पूछा कि अखिलेश सरकार ने विकास किया है तो दिखता क्यों नहीं। पीएम ने कहा, देश आगे जा रहा है लेकिन यूपी पीछे की ओर भाग रहा है। वहीं सीएम अखिलेश ने मैनपुरी में कहा कि विकास यूपी को दिख रहा है लेकिन बीजेपी को नहीं। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो लोग 400 साल याद रखेंगे। और सब प्रकार के अनुमान लगाने वालों ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सड़क है, जिस तरह लोग जीटी रोड को याद रखते हैं, वैसे ये समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़क अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल तक लोग यही याद करते रहेंगे कि हाँ, समाजवादियों ने कोई सड़क बनाई है। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए आपको यूपी की सरकार की जरूरत नहीं है। आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। चुनाव के लिए आप क्यों रुके हैं? अगर आपको करना ही है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जाइए कैबिनेट मीटिंग करिए, पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ कर दीजिए, किसानों को फायदा हो जाएगा। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होगा। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 14% प्रत्याशी दागी हैं। 826 में से 110 पर आपराधिक केस दर्ज है। तीसरे चरण के 826 उम्मीदवारों में 250 करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी के 68, बीएसपी के 56 और समाजवादी पार्टी के 51 उम्मीदवार हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण में 64.22% और दूसरे चरण में 65.5% मतदान हुआ था। यूपी चुनाव का तीसरा चरण मुलायम परिवार के गढ़ में है। ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आर्मी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के मददगारों पर दिए सेना प्रमुख के कड़े बयान को लेकर सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बयान का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है। वहीं सरकार ने कहा है कि सेना प्रमुख ने जो कहा है वो राष्ट्रहित में है और बयान को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश ना की जाए। And by this statement, the army chief has also involved himself or made himself into an arrogant boaster and a bully. ऐसे भी इन चीज़ों को आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। आतंकवाद के टेररिज्म पर हिंदुस्तान की हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस नीति रही है और आज पूरी दुनिया इस आतंकवाद और आतंकवादियों के शैतानी मंसूबों से प्रभावित है। इसलिए भारत में ऐसी ताकतों के लिए न कोई जगह है और न ऐसी ताकतों से किसी भी तरह की नरमी बरती जाएगी।
वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने सेना प्रमुख के बयान का समर्थन किया। जो जनरल रावत ने अब स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो बात इतनी ऑब्वियस है कि ये बहुत पहले कही जानी चाहिए थी। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं। सेना प्रमुख ने कल कहा था कि सेना के ऑपरेशन में अड़ंगा लगाने वालों को आतंकियों जैसा ही समझा जाएगा। ISIS और पाकिस्तान के झंडे लहराने वालों को राष्ट्र विरोधी माना जाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने सेना पर पत्थरबाजी की थी। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं वो सरेंडर कर दें। बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान आशुतोष यादव को यूपी के जौनपुर में सैनिक सम्मान से अंतिम विदाई दी। बांदीपुरा मुठभेड़ में शहीद आशुतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव सुल्तानपुर पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। हालांकि इससे पहले लोग डीएम के ना पहुंचने पर गुस्से में भी दिखे। अभी तक यही है कि जब तक नहीं आएंगे तब तक इनकी मांग है कि हम इंतजार करेंगे और डीएम साहब को आना चाहिए था। आज 4 दिन हो गया, आज समय नहीं मिला डीएम साहब को। तो 4 दिन में क्या समय नहीं मिला डीएम साहब को? आज बॉडी आई, आज नहीं आया, क्या 4 दिन से समय नहीं मिला डीएम? दूसरी ओर बांदीपुरा एनकाउंटर को लीड कर रहे कमांडेंट चेतन चिता की हालत को लेकर कोटा में उनके परिवार की चिंता बनी हुई है। कमांडेंट चिता की कल दिल्ली एम्स में ब्रेन सर्जरी की गई थी। लश्कर आतंकी अबू हारिश को ढेर करने के बाद कमांडेंट चीता ग्रेनेड धमाके में घायल हो गए थे। हमारी बात ही नहीं हुई, जब से बेहोश हुआ जब से बात ही नहीं हुई। 15-20 दिन पहले बात हुई थी, कश्मीर से इनसे आता जाता यहाँ बात होती रहती। जब वो जाता दिल्ली में फील्ड में मिल जाता तो यहाँ रुक के जाता तो बात हो जाती। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की 13 फरवरी की रात आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था जबकि सेना के 3 जवान शहीद हुए थे। 12 फरवरी को कुलगाम मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, 2 जवान शहीद हुए थे। मुठभेड़ में शहीद मेजर सतीश दहिया का कल नारनौल में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। शादियों के नाम पर अपनी शान और शौकत के दिखावे और खर्चीले धूम धड़ाके पर संसद ब्रेक लगा सकती है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में होने वाले अनलिमिटेड खर्च पर लगाम लगाने के लिए संसद में एक नए कानून का प्रस्ताव दिया है। विवाह अनिवार्य पंजीकरण और फिजूल खर्च रोकथाम विधेयक 2016 के तहत अगर कोई शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर 10% का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की इस 10% रकम से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियां की जाएंगी। जुर्माना भरने वाले परिवार को पूरी सूचना के साथ ये रकम सरकारी फंड में जमा करानी होगी। शादियों में मेहमानों की संख्या और पकवानों की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी बिल में किया गया है। मैंने 5 लाख की बात करी है कि अगर उससे ज्यादा आपको खर्चने का मन है तो हमारे देश में बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं जिनकी पैसे के कारण 25,000 के कारण शादी नहीं होती। तो 10% आप गरीब की शादियों में एक कोष बना दो, उसमें दे तो उनको खाना भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी। शादी में अन्न की बर्बादी रोकने के लिए एनएससी ने 2011 में केंद्र सरकार को वन डिश कानून बनाने की सलाह दी थी। हंगर इंडेक्स में भारत 63वें नंबर पर है। अनुमान के मुताबिक कुल अन्न का 15% हिस्सा उत्सवों में बर्बाद होता है। पाकिस्तान में वन डिश वेडिंग कानून 2008 से लागू है। इसके तहत एक डिश के साथ करी, राइस, नान और एक सलाद ही सर्व हो सकती है। असम में असम सेकंड गेस्ट कंट्रोल एक्ट 1966 लागू है। इसके तहत छोटे कार्यक्रम में 25 और शादी में 100 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। बिल में शादियों का 60 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। बिल संसद के अगले सत्र में पेश हो सकता है। दिल्ली और नोएडा में आज सुबह भारी जैम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो रास्ते मिनटों में तय होते हैं उन पर दिल्ली और नोएडा वालों को आज घंटों लग गए। कालंदी कुंज से नोएडा के रास्ते में शाहीन बाग के पास एक डीटीसी बस खराब हो गई, जिस वजह से जाम लगा। जबकि नोएडा के सेक्टर 16 में घोड़े की बग्गी को टक्कर मारने की वजह से जाम लगा। बग्गी में टक्कर लगने की वजह से घोड़े की मौत हो गई।
वहीं नोएडा से आनंद विहार टर्मिनल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम लगा। और यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, जिसकी वजह से एक लंबा जाम जो है लग गया है। मैं बग्गी लेकर के आ रहा था साइड में, आके पीछे से स्विफ्ट डिजायर वाले ने, काफी स्पीड में था स्विफ्ट डिजायर वाला, उनने पीछे से मेरी बग्गी में टक्कर मारी और मेरा घोड़ा एक्सपायर हो गया। मैं ऑफिस ही जा रहा था मैडम, मेरे ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। गलती से यहाँ आगे आने से कभी यहाँ से इस रोड पर आ नहीं सकता हूँ। मेरी बिटिया का इंटरव्यू था, विच इज लाइक 10 और 9:30 से मैं इस रोड पे हूँ, इसमें ऑलमोस्ट 1 आवर, और मैंने सिर्फ हार्डली 1.5 किलोमीटर मूव किया हो। दिल्ली में रोजाना 5,70,000 वाहन दूसरे राज्यों से प्रवेश करते हैं। दिल्ली में हर साल 5,69,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। 2014-15 में 1,65,000 SUV और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि दिल्ली के हमदर्द से खानपुर रोड पर सफाई की वजह से कुछ दिन ट्रैफिक प्रभावित रहे।